नमस्कार। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, उसमें लगभग लेक्चर के अंत में हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड की बात कर रहे थे और हम लोगों ने ये कहा था कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर में, और ऑल डायरेक्शंस में उनके मोशन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। लेकिन जब मेटालिक कंडक्टर के एंड्स के बीच हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करवा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस कंडक्टर के अंदर पाए जाने वाले निगेटिवली चार्ज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और उस फोर्स के लगने की वजह से फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन फेवर्ड हो जाता है, और जिस डायरेक्शन में ये फील्ड फोर्स लगाएगा उस डायरेक्शन में मोशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोशन इन अदर डायरेक्शंस। और ऐसा होने के कारण क्या होता है कि कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस चार्ज का नेट ट्रांसफ़र होने लगता है पर सेकेंड, और हम कहते हैं कि कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगा, और करंट के कन्वेंशनल डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट लेते हैं। ये सारी बात हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। अब पिछले क्लास में थोड़ी सी बात मैंने ये भी किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद जो कंडक्टर के अंदर फील्ड डेवलप करता है, वो फील्ड तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाना चाहता है, और उस फील्ड के फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेटेड मोशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस एक्सेलरेटेड मोशन के दरमियान डिफरेंट लैटिस साइड्स पर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस लोकेटेड हैं विच आर मच हेवियर एज कंपेयर टू दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, उनसे कोलाइड करते हैं, और उस कॉलिजन के दरमियान दे आर हेवली रिटार्डेड एंड दे ऑलमोस्ट कम टू रेस्ट, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट दे अगेन स्टार्ट अ फ्रेश मोशन starting from initial velocity 0, and under the influence of the applied field they accelerate again। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऑल्टरनेटली एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड की तरह है, और कुल मिला करके ऐसा होता है जैसे कि एक मेजरेबल टाइम इंटरवल के अंदर में ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रॉन हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस आगे बढ़ता है कंडक्टर के अंदर, जैसे कि वो किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, और इलेक्ट्रॉन को हम एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता हुआ मान सकते हैं, और जिस कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता हुआ माना जा सकता है इलेक्ट्रॉन को, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं, फोर्स लगेगा E टाइम्स E, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर E है तो उससे मल्टीप्लाई कर दें तो इतना हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, एंड डिवाइडेड बाय मास, तो वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बता देगा, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो इस फील्ड के फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में प्रोड्यूस होगा। तो एक फोर्स तो लग रहा है
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण E टाइम्स E। और दूसरा फोर्स कौन सा है? जैसा कि हम लोगों ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता हुआ मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए, सही में इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट स्पीड से मोशन करते नहीं हैं, उनका स्पीड कभी बढ़ता है, वो कभी स्पीड अप होते हैं, कभी स्लो डाउन करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उनका मोशन ऐसा है जैसे लगता है कि वो कांस्टेंट स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट स्पीड vd से ड्रिफ्ट करता हुआ माना जा सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का मास है m, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम हो जाएगा m टाइम्स vd। तो इतना मोमेंटम से चल रहा है दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच, और दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो एवरेज टाइम इलैप्स होता है उसको हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम कहा था, और उसको यूजुअली हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं। तो आप न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक कह सकते हैं कि अगर किसी टाइम डेल्टा टी में मोमेंटम डेल्टा पी से चेंज करता है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से दिया जा सकता है, और ये रिटार्डिंग फोर्स होगा। तो मोमेंटम ऑन एन एवरेज हर टॉ सेकेंड के बाद मोमेंटम mvd से जीरो हो जाता है। तो व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? 0 माइनस mvd, और इतना से मोमेंटम चेंज करता है कितने देर में? ऑन एन एवरेज हर टॉ सेकेंड में, रिलैक्सेशन टाइम के बराबर टाइम में। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ये हो जाएगा रिटार्डिंग फोर्स। तो एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है E टाइम्स E, और फ्रीक्वेंट जो कॉलिजन कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपने ड्रिफ्ट के दरमियान डिफरेंट लैटिस साइट्स पर सिचुएटेड लोकेटेड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्रीक्वेंट कॉलिजन हो रहा है, उस कॉलिजन के वजह से जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है उसको हम लोग mvd बाई टॉ लिख सकते हैं। और यही दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, और इन दोनों फोर्सेस के कंबाइंड इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स अपीयर टू बी ड्रिफ्टिंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिए हैं और दोनों ऐड करके जीरो हो गए हैं। तो इफ वी वांट टू एज्यूम इलेक्ट्रॉन्स टू बी ड्रिफ्टिंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड vd कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले नेट फोर्स को हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, और यहां से हम मेटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं mvd बाई टॉ इज इक्वल टू E, और यहां से vd को हम लोग लिख सकते हैं E टॉ अपॉन m टाइम्स E। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड हो गया ये। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना चाहें तो क्या होगा? वो किधर ड्रिफ्ट करेंगे? जिस डायरेक्शन में आप फील्ड अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में उनको हम ड्रिफ्ट करता हुआ मानेंगे कांस्टेंट स्पीड से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड इज दिस। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस ई टॉ बाई m टाइम्स E। तो ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट करने का स्पीड क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड कितना लिया जा सकता है, उसका एक्सप्रेशन आ गया। अगर हम लोगों ने इतना पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के एंड्स के बीच अप्लाई किया है जो कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बना रहा है, E, कैपिटल E, तो ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन वैसे हालत में होगा vd इज इक्वल टू E टॉ अपॉन m टाइम्स E, जहां E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, टॉ रिलैक्सेशन टाइम है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड
at all internal points of conductor when a certain potential difference is applied between the ends of the conductor. All right, now इस ड्रिफ्ट स्पीड से कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट का रिश्ता कैसा होगा, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर। ये अगर हम लोग निकालना चाहें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो सपोज कीजिए एक कंडक्टर है और कंडक्टर के एंड्स के बीच हम लोगों ने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। कंडक्टर के एंड्स के बीच हम लोगों ने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, V वोल्ट का। सपोज करते हैं कि कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है और ये L कितने के बराबर है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कितना बनाएगा, यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V और लंबाई है इसकी L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी V/L। तो इस डायरेक्शन में कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एज्यूम्ड, सपोज्ड टू बी ड्रिफ्टिंग इनसाइड कंडक्टर with a constant speed of Vd in a direction just opposite to that of the direction of electric field। अब अगर इस कंडक्टर की जो लंबाई है L, उस L को अगर हम लोग कह दें कि ये Vd टाइम्स डेल्टा T है, अगर ऐसा हम लोग ले ले, if the length of this conductor is taken to be equal to this much Vd times delta T, तो देखिए जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा इस कंडक्टर के अंदर में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और इस कंडक्टर के लेफ्ट मोस्ट एंड पर का ये जो क्रॉस सेक्शन है, जस्ट इस क्रॉस सेक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो तुरंत इस क्रॉस सेक्शन को पार कर जाएगा t = 0 पर। उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हुए आएगा और इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा। उसके थोड़ी देर के बाद इधर वाला इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हुए आएगा, इसको क्रॉस करेगा। उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ वाला आएगा। और अगर Vd स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है और इसकी लंबाई है Vd डेल्टा T, तो यहां से यहां के बीच जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ड्रिफ्ट कर रहे होंगे Vd स्पीड से, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा T टाइम में कंडक्टर के इस एंड वाले क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। और उससे हम निकाल सकते हैं कि इस वाले क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस डेल्टा T टाइम में टोटल कितने चार्ज का नेट ट्रांसफर होता है। तो अगर हम लोग ये मान ले कि इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो Vd स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप करने के बाद, इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस कंडक्टर के एंड्स के बीच अप्लाई करने के बाद, और इस n का वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगा। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, अलग अलग मटेरियल्स के पर यूनिट वॉल्यूम में
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। जितना कॉपर में होगा उससे डिफरेंट गोल्ड में होगा, उससे डिफरेंट एल्यूमिनियम में होगा, उससे डिफरेंट सिल्वर में होगा, उससे डिफरेंट दूसरे मेटल्स में होगा। क्योंकि सब के अंदर एटम्स की पैकिंग अलग अलग तरह की है, सारे अलग अलग मेटल्स के क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, उनकी डेंसिटीज अलग अलग है, नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल्स अलग अलग हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होगा। तो लेट जो भी कंडक्टर है, जिस किसी भी मटेरियल का बना हुआ अपना कंडक्टर है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। लेट n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर drifting with speed vd in a direction opposite to e, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां के बीच जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे, यहां वाला तो तुरंत क्रॉस कर जाएगा, उसके थोड़ी देर के बाद यहां वाला, और डेल्टा टी टाइम के बाद यहां वाला भी ड्रिफ्ट करते करते यहां पहुंच जाएगा और इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएगा। तो डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां के बीच जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां वाले क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। और मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन का एरिया है A, तो अब जरा देखिए, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया है A, लंबाई है VD डेल्टा T, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर H होता है, सिलेंड्रिकल है, तो पाई आर स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा A, और H के जगह पर कितना हो जाएगा VD डेल्टा T, पाई आर स्क्वायर H हो गया। इतना वॉल्यूम है कंडक्टर का, और यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने, और एक इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, इतना टाइम्स ई, ये टोटल चार्ज होगा जो डेल्टा टी टाइम में कंडक्टर के इस एंड वाले क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा। तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज का नेट ट्रांसफर हो रहा है यहां वाले क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस, तो करंट कितनी हो जाएगी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एंड दिस विल बी NEAVD। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट, और ये रिलेशनशिप क्या आ गया, I इज इक्वल टू NEAVD, और I बाई A इज इक्वल टू NEVD, एंड I बाई A J करंट डेंसिटी वेक्टर, सो J इज NEVD, और VD का वैल्यू अगर इसमें हम लोग प्लेस कर दें तो क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू NE एंड VD इज E tau by M times E, so what will it be, NE square tau by M times E। अब अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जरा आप देखेंगे, हाउ कैन दिस रिलेशन बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, तो जे वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं NE स्क्वेयर टॉ बाई M, और यहां E वेक्टर लिखना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस डायरेक्शन में,
और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे इधर, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे होंगे उसके अपोजिट, और इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट करने के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं, और जे वेक्टर करंट के डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है तो जे वेक्टर उधर ही डायरेक्टेड होगा जिधर ई वेक्टर है। तो यहां सिंपली हम लोग लिख देंगे वेक्टर ई, सिंपली हम लोग लिख देंगे वेक्टर ई। सो दिस विल बी इक्वल टू इतना, और इसी को लिखते हैं दैट इंप्लाइज वेक्टर जे इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई। सिग्मा हम लोगों ने लिख दिया है एन ई स्क्वेयर टॉ बाई एम को, और इसको ऐसा लिख सकते हैं एन ई इंटू ई टॉ बाई एम। तो सिग्मा इज एन ई स्क्वेयर टॉ बाई एम, और इसको एन ई वी डी ऐसा भी लिख सकते हैं, ई टॉ बाई एम टाइम्स ई इज वी डी। नहीं, सिग्मा तो सिर्फ इतना ही होगा, दिस इज सिग्मा। जे को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जे को लिख सकते हैं सिग्मा का मतलब कितना, एन ई टॉ बाई एम और ई, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वी डी। तो ये हो जाएगा ई टॉ बाई एम टाइम्स ई इज वी डी। तो जे को हम लोग लिख सकते हैं एन ई वी डी, को हम लोग पहले भी लाए थे यहां से, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। दिस कांस्टेंट सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इस कांस्टेंट सिग्मा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और इसके रेसिप्रोकल को एक टर्म डिफाइन करते हैं रो, जो 1/सिग्मा होगा। 1/सिग्मा का मतलब m अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉ, एन ई स्क्वेयर टॉ, और इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब जरा देखिए, इन सारे एक्सप्रेशंस को अगर मैं इरेज कर दूं तो ये जो आया है एक्सप्रेशन J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ, दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ है। बट यूजुअली ओम्स लॉ को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम और दूसरे किस तरह से लिख सकते हैं, आप देखिए, है वही चीज, लिखने का तरीका बदल जाएगा। यूजुअली, जो यूजुअल फॉर्म है ओम्स लॉ का, तो अगर दोनों तरफ हम लोग मॉड ले लें तो क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और J को लिख सकते हैं I बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा, और E को लिख सकते हैं V बाई एल। तो यहां से क्या हो जाएगा, V को लिख सकते हैं 1/सिग्मा L बाई ए टाइम्स I, और इसको लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज V इज इक्वल टू आर आई,
और R हम लोगों ने लिख दिया है 1/σ इज व्हाट, रो L अपॉन A को, और ये R जो है R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। अब एक चीज जरा आप देखिए, ओम्स लॉ का जो यूजुअल फॉर्म है वो यही है, V इज इक्वल टू आर आई या V इज इक्वल टू आई आर, और R हम लोगों ने लिखा है इस चीज को 1/σ L/A या रो L/A को, और इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, और ये R है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यहां एक बात ध्यान देने का है, रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये चीजें तो फिक्स्ड हैं, ये तो कोई भी मटेरियल लें, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल है, आप कॉपर लें, आयरन लें, जिंक लें, एल्यूमिनियम लें, गोल्ड लें, सिल्वर लें, सोडियम लें, जो भी लें, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये चीजें तो बदलने वाली हैं नहीं, ये तो ऑलवेज सेम रहेंगी। ये दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, और जब अलग अलग मटेरियल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, अलग अलग मटेरियल के अंदर उसके लैटिस अलग अलग तरह के होंगे, एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग तरह का होगा, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग अलग अलग तरह की होगी, तो जाहिर सी बात है किसी गिवन टेम्परेचर पर, सेम गिवन टेम्परेचर पर अलग अलग मटेरियल्स में एवरेज टाइम इलैप्स्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा। तो ये भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगा, लेकिन वो कंडक्टर के ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कंडक्टर जो हमने लिया है किसी गिवन मटेरियल का, उसकी लंबाई कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, इन बातों पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कंडक्टर के ज्योमेट्री पर यह डिपेंड नहीं कर रहा है, कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सेम मटेरियल के जितने भी कंडक्टर्स लिए जाएंगे, वो जैसे भी हों, जिस किसी भी ज्योमेट्री के हों, जिस किसी भी डायमेंशन के हों, रेजिस्टिविटी सबका सेम होगा, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। बट रेजिस्टेंस मटेरियल के अलावा, ये तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, वो कंडक्टर के डायमेंशंस, कंडक्टर की ज्योमेट्री पर भी डिपेंड कर रहा है, कंडक्टर के लेंथ, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन बातों पर भी डिपेंड कर रहा है, और इसलिए रेजिस्टेंस को हमने लिखा है कंडक्टर की प्रॉपर्टी। सेम मटेरियल के अलग अलग कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, और किसी भी कंडक्टर में ये जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी आती है, उसकी वजह है इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट लैटिस साइट्स पर स्थित पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के साथ फ्रीक्वेंट कॉलिजन। बिकॉज आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, जिसके वजह से कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा करके और उसको स्पीड अप करना चाहता है, और वो जो बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स अपने मोशन के दरमियान पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, वो उनके स्मूथ फ्लो में, उनके मोशन में एक तरह से बाधा पैदा करता है, और उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट लैटिस साइट्स पर स्थित आयंस के साथ फ्रीक्वेंट कॉलिजन के वजह से जो उनके फ्लो में एक बाधा पैदा किया जाता है, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। उसी के कारण मटेरियल में रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी आती है,
और अलग अलग मटेरियल अलग अलग रेजिस्टिविटी ऑफर करेगा, और सेम मटेरियल के अलग अलग कंडक्टर्स अलग अलग रेजिस्टेंसेस ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल के अलावा कंडक्टर के डायमेंशंस पर, कंडक्टर की ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस के यूनिट को हम लोग एसआई यूनिट को यूजुअली ओम बोलते हैं, और यहां से आप रेजिस्टिविटी को आप देख सकते हैं, ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होगा और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होगा, और कंडक्टिविटी का यूनिट पर ओम पर मीटर होगा, जिसको पर ओम को ऐसे लिखते हैं और पर ओम को MHO भी लिखा जाता है, तो मो पर मीटर भी बोलते हैं, इसको सीमेंस भी बोला जाता है। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं, बट द यूजुअल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज दिस, V इज इक्वल टू IR या RI। अब अगर कंडक्टर हमने कोई लिया किसी गिवन मटेरियल का, और कंडक्टर का टेम्परेचर भी हम लोग एज्यूम करने की नहीं बदल रहा है, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो वैसे हालत में लंबाई बदलेगी नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलेगा नहीं, और ये तो मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टेंस विल बी ए कांस्टेंट ऑफ द गिवन कंडक्टर। तो वैसे हालत में ये जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा, किसके एंड्स के बीच कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, और एक एक्सिस पर अगर V और एक एक्सिस पर हम लोग I प्लॉट करें कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर कितना करंट मिलेगा, आप कैसा भी ले सकते हैं, इधर V इधर I ले सकते हैं, इधर V इधर I ले सकते हैं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो ये जो ग्राफ होगा वो ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा, और अगर V का I के साथ ग्राफ ऐसा होता है तो ऐसे कंडक्टर्स ओमिक कंडक्टर्स कहे जाते हैं। कहने का मतलब कि ये कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करेंगे। तो जो भी कंडक्टर होगा, हर कंडक्टर को एक रेजिस्टिविटी होगी, हर कंडक्टर को एक रेजिस्टेंस होगा, और कंडक्टर के द्वारा ऑफर किए गए रेजिस्टेंस को सर्किट में दिखाने का एक तरीका है, सिंबॉलिक तरीका है। ऐसे दिखाते हैं, अगर ऐसे आप R दिखा रहे हैं, इसका मतलब इसी कंडक्टर को आप ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखाने का मतलब कि कोई कंडक्टिंग वायर है, ये जो कंडक्टर है यही चीज है, इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा होगा उस रेजिस्टेंस के वैल्यू को सर्किट में इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। तो जहां भी ऐसा ऐसा वाला सिंबल रेजिस्टेंस वाला दिखाया रहता है, इसका मतलब है कि वहां पर कोई एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टिंग वायर है, हमने सर्किट में उस वायर के पोजीशन पर उस वायर के द्वारा ऑफर किए गए रेजिस्टेंस के वैल्यू को दिखाया है। ओके, अब रेजिस्टेंसेस के ग्रुपिंग की बात हम लोग कर सकते हैं कि अगर किसी सर्किट में या कहीं पर हम लोग दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस के कंडक्टिंग वायर्स ले लें और दोनों वायर के अपने अपने रेजिस्टेंसेस होंगे। ऐसा कोई एक कंडक्टिंग वायर है, उसका अपना कोई रेजिस्टेंस है R1, इसका कोई अपना रेजिस्टेंस है R2, और दोनों को हम एक के बाद एक ऐसे कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो ये दोनों एक साथ मिल करके कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे उसको कहेंगे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर दो वायर ऐसे एक दूसरे के पैरेलल रखे जाएं और इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट कर दें, किसी कंडक्टर से इन दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दें, और इधर से कोई करंट जाता है और कुछ इसमें चला जाता है, कुछ इसमें चला जाता है, तो इसको कहेंगे कि अगर इस तरह से दो रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्टेड हैं
तो वो दोनों मिल करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन पॉइंट्स के बीच कितना ऑफर करेंगे, वो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाएगा। तो रेजिस्टेंसेस के ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करेंगे कि अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाएं अलग अलग तरीके से, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना देंगे गिवन पॉइंट्स के बीच, व्हाट विल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी, इसकी बात हम लोग करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इसमें हम लोग मेनली दो तरह के कॉम्बिनेशंस की बातें करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद एक, इस तरह से जुड़े हुए हों और यहां से यहां के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो, तो रेजिस्टेंसेस के ऐसे कॉम्बिनेशंस को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहते हैं। मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3। अब आप इसको ऐसे सोचिए कि कंडक्टर का जो इंटीरियर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं, वो चार्ज फ्री होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। नेट चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को हर हालत में जीरो होना है उसके अंदर। अब सपोज कीजिए ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पर है और ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पर है, तो यहां से यहां के बीच पोटेंशियल घट रहा है, तो एक फील्ड होगा। उस फील्ड के कारण इन कंडक्टर्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स फोर्स महसूस करेंगे और वो ड्रिफ्ट करने लगेंगे। तो पर सेकेंड इस कंडक्टर से जितना इलेक्ट्रॉन आउटफ्लो करेंगे, इधर से इधर पर सेकेंड उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें इनफ्लो कर जाएगा और इसके अंदर नेट चार्ज हर हालत में पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर में जीरो होना पड़ेगा। तो इस कंडक्टर से पर सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इससे इसमें पर सेकेंड उतने ही आएंगे, इससे इसमें पर सेकेंड उतने ही आएंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से फिर इसको सप्लाई हो जाएंगे। कहने का मतलब कि जितने भी कंडक्टर्स, जितने भी रेजिस्टेंसेज सीरीज में जुड़े हुए होंगे, उन सारे के सारे रेजिस्टेंसेज में करंट सेम होगा। चाहे जितने भी रेजिस्टेंसेज सीरीज में जुड़े हुए हों, करंट will be same in all the resistors connected in series। तो अगर एक रेजिस्टर में I करंट है तो सब में I करंट होगा। करंट इन ऑल द रेजिस्टर्स विल बी सेम। और ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। इसके एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? I टाइम्स R1। इसके बीच हो जाएगा I टाइम्स R2, I टाइम्स R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस, उसका डिवीजन होगा डिफरेंट रेजिस्टर्स के क्रॉस। जितने वोल्ट हमने यहां अप्लाई किया इस पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस, उसमें से कुछ वोल्ट इसके क्रॉस डेवलप करेगा, कुछ इसके क्रॉस, कुछ इसके क्रॉस, और तीनों जोड़ करके उतना ही हो जाएगा जितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस अप्लाई किया है। तो अगर यहां से यहां के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V1 वोल्ट बोलें, यहां से यहां के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को V2 बोलें, यहां से यहां के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को V3 बोलें, देन व्हाट वी कैन डू? V1 इज इक्वल टू I टाइम्स R1, V2 इज इक्वल टू I टाइम्स R2, V3 इज इक्वल टू I टाइम्स R3, और तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 विल बी V। टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट इंप्लाइज V अपॉन I इज इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर ये तीनों रेजिस्टर्स एक साथ मिल करके जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैटरी के टर्मिनल्स के बीच ऑफर कर रहे होंगे, अगर हम कोई एक ही रेजिस्टर ऐसा जोड़ दें बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस कि वो अकेले उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर कर दे जितना ये तीनों मिल करके कर रहे थे बैटरी के टर्मिनल्स के बीच, ये तीनों मिल करके बैटरी से जितना करंट डिमांड किए थे वो अकेले उतना करंट डिमांड कर ले, मतलब ये रेजिस्टर अकेले बैटरी के टर्मिनल्स के बीच वही फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो ये तीनों मिल करके कर रहे थे, तो इसके रेजिस्टेंस को इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। और हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, दैट इम्प्लाइज V बाई आई इज इक्वल टू आर। तो यहां से V बाई आई को अगर हम लोग R लिख देंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से अगर n रेजिस्टेंसेज सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन प्लस Rn, ऐसा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या हुई कि जितने भी रेजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए होंगे उन सारे के सारे रेजिस्टर्स में करंट सेम रहेगा। करंट इन ऑल द रेजिस्टर्स विल बी सेम, चाहे उनका रेजिस्टेंस जितना भी क्यों नहीं हो। लेकिन अगर सीरीज में जो रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं अगर उनके रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं तो अलग अलग रेजिस्टर्स के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग डेवलप करेगा। मतलब जितना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आप पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई करेंगे उसका डिवीजन होगा, उसमें से कुछ डेवलप करेगा एक के क्रॉस, कुछ दूसरे के क्रॉस, कुछ तीसरे के क्रॉस। और अगर हम लोग ऐसा मान लें कि हम लोगों ने दो रेजिस्टर सीरीज में ले लिया और इनके क्रॉस हमने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये R1 है ये R2 है, और ये दोनों मिल करके कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफर किया होगा बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस, उसके हिसाब से बैटरी ने करंट सप्लाई किया होगा। सपोज कीजिए बैटरी ने टोटल करंट सप्लाई किया I। अब टोटल जितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हम लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से कुछ वोल्ट इसके क्रॉस डेवलप करेगा, कुछ वोल्ट इसके क्रॉस डेवलप करेगा और दोनों ऐड करके V के बराबर हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा इसमें, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है R1 प्लस R2, तो I कितना होगा V अपॉन ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, तो I होगा V डिवाइडेड बाई उस बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस नेट जितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो V बाई आर इक्विवेलेंट मतलब V बाई R1 प्लस R2। अब रेजिस्टर R1 के एंड्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, V1 इज I टाइम्स R1, I इज दिस, तो इतना टाइम्स R1 मतलब क्या R1 बाई R1 प्लस R2 ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और V2 कितना होगा तो R2 बाई R1 प्लस R2 ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर जुड़े होते हैं करंट सब में सेम होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो जस्ट लाइक ए कांस्टेंट है, तो V विल बी प्रोपोर्शनल टू R। तो जो ज्यादा बड़ा रेजिस्टर होगा उसके एंड्स के बीच ज्यादा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, जो छोटा रेजिस्टर होगा उसके एंड्स के बीच कंपैरेटिवली छोटा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा। तो R1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, अगर पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस V वोल्ट अप्लाई किए हैं तब, तो न्यूमरेटर में आप R1 ले लीजिए, R1 बाई R1 प्लस R2 ऑफ टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस,
R2 के क्रॉस कितना डेवलप करेगा, तो R2 बाई R1 प्लस R2 ऑफ टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फॉर्मूले आप डायरेक्टली लगा सकते हैं ये निकालने के लिए कि कितने का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, कितने कितने का अलग अलग रजिस्टर्स के क्रॉस जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। ओके, उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर बहुत सारे रजिस्टर्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड हों कि सारे के सारे रजिस्टर्स का एक एक एंड एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड हो और दूसरा एंड किसी दूसरे कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड हो और उन पॉइंट्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो V। अब देखिए दोनों रजिस्टर का एक एक एंड डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का ये एंड इसके बराबर पोटेंशियल पर होगा, इन दोनों का ये एंड इसके बराबर पोटेंशियल पर होगा। तो जितने भी रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए होंगे उन सारे के सारे रजिस्टर्स के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। जितने भी 50, 60, 70, 100, 200 जितने भी रजिस्टर्स पैरेलल में जोड़ देंगे सब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो ये दोनों मिल करके बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफर किए होंगे उसके हिसाब से बैटरी ने करंट सप्लाई किया होगा और वो टोटल करंट I जब यहाँ पहुँचेगा तो उसको आगे बढ़ने के दो रास्ते मिलेंगे। I में से कुछ इसमें जाएगा I1, कुछ इसमें जाएगा I2 और इधर से दोनों मिल करके I बन के वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवीजन हो रहा था पोटेंशियल का, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवीजन हो रहा है करंट का। बैटरी टोटल जितना करंट सप्लाई करेगा उसका डिवीजन होगा एमोंग दी रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। उसमें से कुछ करंट एक में जाएगा, कुछ दूसरे में जाएगा, कुछ तीसरे में जाएगा। वो करंट कैसे डिवाइड करेगा उसका भी फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, लेकिन आप यहां से देख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, V सबके क्रॉस सेम है, तो I1 क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो I1 क्या हो जाएगा V बाई R1, I2 क्या हो जाएगा V बाई R2, तो I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा V अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, I1 प्लस I2 दोनों मिलकर के I हो जाएगा। I इज इक्वल टू V टाइम्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो I अपॉन V इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और ये दोनों रजिस्टर्स एक साथ मिल करके अगर बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ऑफर कर रहे हैं, तो ये दोनों मिल करके बैटरी से टोटल जितना करंट डिमांड किया था ये अकेले उतना करंट डिमांड कर लेगा और हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो I बाई V इज इक्वल टू 1 बाई आर। तो यहां से I बाई V को 1 बाई आर लिख दे सकते हैं, तो 1 बाई आर इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। कहने का मतलब कि R हो जाएगा, अगर दो ही रजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो R हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर n रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस सो ऑन प्लस 1 बाई Rn, ऐसा हो जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने कहा कि पैरेलल में करंट का डिवीजन होता है, आप इसी सर्किट में देख लें कि ये दोनों मिलकर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दे रहे हैं, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और
V इज इक्वल टू क्या होता है, I टाइम्स R। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। तो V को क्या लिख सकते हैं, I टाइम्स R। एंड व्हाट इज R? R इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो अब इसमें कितना करंट जाएगा, तो I1 विल बी V बाई R1, तो I1 विल बी V बाई R1, तो ये हो जाएगा R2 बाई R1 प्लस R2 ऑफ टोटल करंट। सिमिलरली I2 विल बी V बाई R2, तो ये हो जाएगा R1 बाई R1 प्लस R2 ऑफ टोटल करंट। मतलब करंट जो डिवाइड करेगा वो रेजिस्टेंसेस के इनवर्स प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। R1 में कितना करंट जाएगा, तो न्यूमरेटर में R2 ले लीजिए, R2 बाई R1 प्लस R2 ऑफ टोटल करंट। R2 में कितना करंट जाएगा, तो न्यूमरेटर में R1 ले लीजिए, R1 बाई R1 प्लस R2 ऑफ टोटल करंट। तो ये रेजिस्टर्स के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बातें थी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और इन पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और उसके अलावा और आगे की बातें करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।